हेलो एवरीबॉडी। हम इस वीडियो में सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। सोशल साइंस के अंतर्गत नाइन्थ कक्षा की एक पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, जिसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक का अध्याय 2 चैप्टर 2 है संविधान निर्माण, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान किस तरह से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की क्या आवश्यकता होती है। इन सब बुनियादी बातों के ऊपर इस अध्याय में सवाल उठाए जाएंगे और उन सवालों का सटीक उत्तर दिया जाएगा। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका, जहां पर ब्रिटिश शासन था। जैसे भारत में ब्रिटिश शासन था, 1947 तक भारत अंग्रेज़ों के अधीन रहा, ठीक उसी तरह से अफ्रीका भी अंग्रेज़ों के अधीन था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान को बनाया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। ये समझेंगे कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में लोगों ने अपना खुद का संविधान बनाया और अपने लिए अधिकार सुनिश्चित किए। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान निर्माण दक्षिण अफ्रीका में भी होता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पर नया संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ एक नया संविधान बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पहले संविधान था तो सही, लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतांत्रिक संविधान वह संविधान होता है जो लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कार्य करता है, नागरिकों के अधिकारों का वर्णन करता है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है और अधिकारों का संरक्षण भी करता है। साथ ही साथ जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, उन्हें समानता की दृष्टि से देखता है। ऐसे संविधान को लोकतांत्रिक संविधान कह सकते हैं या कहा जाता है। यहाँ पर शुरू में कोटेशन दी हुई है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा नाम है। जैसे भारत में महात्मा गांधी को आज़ादी का एक तरह से कमांडर या एक तरह से सेनानी माना जाता है कि उन्होंने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई को लीड किया था अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, ठीक उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का अपना एक नाम है। उनके कुछ शब्द हैं, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये वर्डिंग है नेल्सन मंडेला की, दक्षिण अफ्रीका के एक स्वतंत्रता सेनानी और एक तरह से हम उसे राष्ट्रपिता भी कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका का। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक राष्ट्र के रूप में एक तरह से बनाया, गढ़ा और लोगों के अधिकारों के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उनके शब्दों से स्पष्ट है कि वो एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की
कामना उनके मन में थी, एक इच्छा उनके मन में थी, क्योंकि वहाँ पर अलोकतांत्रिक शासन था और स्वतंत्रता नहीं थी। समाज दास था, गुलाम था अंग्रेजों का। इसी संदर्भ में यह कथन, नेल्सन मंडेला का यह कथन, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को 1964 में जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने नस्ल भेद, रंग भेद से चलने वाली सरकार का विरोध किया था। रंग भेद का मतलब है रंग के आधार पर अंतर करना, भेदभाव करना। इसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं, जिनमें से नेल्सन मंडेला भी एक थे, उनका रंग काला था, वो अश्वेत थे। और वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटिश शासक थे वो अंग्रेज़ थे, उनका रंग गोरा था। तो वो सरकार गोरों के लिए काम करती थी और काले लोगों को, अश्वेत लोगों को दबाती थी, उनके अधिकारों को कुचलती थी, उन्हें अधिकारों से वंचित रखती थी। इसका उन्होंने, जब नेल्सन मंडेला ने विरोध किया तो उन्हें 1964 में जेल में डाल दिया गया। इसके साथ ही अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक, खतरनाक जेल, जिसको रॉबवेन जेल द्वीप में कैद रखा गया था। रॉबवेन द्वीप है और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जेल है। उस जेल में 28 सालों तक दक्षिण अफ्रीका के इस नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था। प्रश्न आता है कि नेल्सन मंडेला को जेल में कब डाला गया? 1964 में। और उन्हें कितने वर्षों तक जेल में रखा गया? 28 वर्षों तक। नेल्सन मंडेला जेल से कब रिहा हुए? 28 साल बाद। अब इसके साथ ही उस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष को के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ये संघर्ष शुरू हुआ। जैसे भारत में आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक उसी तरह से अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष शुरू होता है, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है। आइए उसके बारे में समझें। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। एक ऐसी व्यवस्था जो नस्ल भेद पर आधारित थी, जो नस्लीय भेदभाव पर आधारित थी और गोरे लोगों द्वारा काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उस भेदभाव को यह व्यवस्था प्रोत्साहित करती थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में व्यापार करने के लिए यहाँ पर यूरोपीय कंपनियाँ आई थीं, ठीक उसी तरह से जैसे भारत में 16वीं शताब्दी में यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापारी के तौर पे आई। उन्होंने पहले व्यापार किया और जब वो यहाँ की सारी चीज़ों को समझ गए, यहाँ की कमजोरियों को जान गए, तो फिर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने पूरे नियंत्रण में लेकर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और वो यहाँ के शासक बन गए। ठीक वही कहानी दक्षिण अफ्रीका में भी दोहराई जाती है। वहाँ भी वो व्यापारी के रूप में जाते हैं और फिर थोड़े ही दिन बाद, कुछ दिन बाद वो वहाँ पर शासक बन जाते हैं। हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से लोगों को गुलाम बनाया, जैसे कि भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। यहाँ पर भारत में जो गोरे लोग थे वो बसे नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो यहाँ पर रहते थे और वो सिर्फ वही लोग थे जो भारत में शासन व्यवस्था या प्रशासन चलाते थे। आम लोग यहाँ पर नहीं बसे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर गोरे लोग जाकर बस गए थे। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के
रंग के आधार पर बांट दिया कि ये लोग काले हैं, ये गोरे हैं, गोरे हैं वो श्रेष्ठ हैं और जो काले हैं वो निम्न हैं, है ना। उनको उन्होंने, जो अश्वेत लोग थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका की बहुत बड़ी आबादी थी, आबादी में 3/4 हिस्सा, यानी कि 75% जो लोग थे वो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ पर मिश्रित नस्लों के भी लोग रहते थे, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से भी गए हुए कुछ लोग वहाँ रहते थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उनका मानना था गोरे श्रेष्ठ हैं और बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब हमसे नीचे हैं। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया। अश्वेत लोगों को, काले लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए, मतलब वोट का अधिकार नहीं दिया गया। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खासतौर पर दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने और बसने की भी इजाज़त नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के संपर्क में नहीं आ सकते थे, उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें दूर बस्तियों में रहना पड़ता था। परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, जहाँ पर जो नाटकशालाएँ थीं, समुद्र तट, तरणताल एक तरह से जो नदियों या तालाबों के जो तालाब थे, और सार्वजनिक स्थल या शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे कि ये यहाँ पर गोरे आएंगे, यहाँ काले आएंगे। जहाँ गोरे लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वहाँ पर काले लोग नहीं जा सकते थे। इस तरह का उतना बड़ा भयानक भेदभाव था। ठीक उसी तरह से जैसे भारत में जातीय भेदभाव था, इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का एक इंतजाम कहा जाता था। एक तरह से सेपरेशन, इट वाज ए सिस्टम ऑफ सेपरेशन। ये लोग अलग अलग रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, ताकि गोरे लोगों की श्रेष्ठता बनी रहे। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। गिरजाघर जो कि चर्च होता है, चर्च को कहते हैं, जो कि, और अंग्रेज भी उसी क्राइस्ट को मानते थे, लेकिन बावजूद इसके वो काले लोगों के गिरजाघर में नहीं जाते थे। ये कितना बड़ा एक तरह से पाखंड था। अश्वेतों को संगठित बनाने और उस भेदभाव पूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1950 उस समय की बात है जब भारत आज़ाद हो चुका था, भारत का अपना संविधान बन चुका था। तो वहाँ पर अफ्रीका में ये संघर्ष, ये लड़ाई 1950 में शुरू होती है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठे हुए। एक पार्टी है वहाँ पर, एक संगठन बना, जैसे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, और उस 1885 में बनी कांग्रेस के नेतृत्व में ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। ठीक उसी तरह से वहाँ पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उसी पार्टी के तहत, उसी के झंडे के तहत लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अफ्रीकी की जो गोरी सरकार थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनके खिलाफ उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया। इनमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकी कांग्रेस के अलावा उसमें कई कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थी उस संघर्ष के अंदर, और दूसरे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, मजदूर संगठन। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ में आए। ये सभी गोरे लोग बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे भी लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। तो कुछ अच्छे लोग थे, वो इस संघर्ष में अफ्रीकी लोगों के साथ आते हैं, वो साथ देते हैं। उन्होंने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, उस रंगभेद को बुरा बताया कि ये गलत है, ये अन्यायपूर्ण है, ये समाप्त होना चाहिए, ये मानवता के ऊपर कलंक है, और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई।
लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। अंग्रेजी सरकार बिल्कुल मानी नहीं और उन्होंने और दमन का रास्ता अपनाया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनको हत्या करनी शुरू कर दी ताकि लोग डर जाएं और डर के विरोध ना करें, सरकार का विरोध ना करें, अंग्रेजों का विरोध ना करें। तो इस तरह की प्रणाली जो है अफ्रीका में थी और इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए वहाँ पर संघर्ष शुरू होता है और उसी संघर्ष की बदौलत, उसी संघर्ष के नतीजे के स्वरूप में नेल्सन मंडेला को 28 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब हम इस खंड में आगे बात करेंगे कि एक नए संविधान की ओर, अफ्रीका एक नए संविधान की ओर, अफ्रीका में नया संविधान कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। थोड़े समय के लिए तो जोर ज़बरदस्ती से हम किसी को अपना गुलाम बना के रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा संभव नहीं है। तो ये बात अंग्रेज़ों के दिमाग में आ गई, उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि ये हम जो है लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते कि इन्हें अपना गुलाम बना के रख सकते हैं। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिए। कुछ उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई ताकि जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, वो उस गोरी सरकार का समर्थन करना शुरू कर दें और विरोध ना करें। उन्होंने कुछ नीतियां बनाई उनके लिए ताकि अश्वेत लोग उनका समर्थन कर सकें। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। ऐसे कानून जो रंग के आधार पर भेदभाव करते थे, काले और गोरे में भेदभाव करते थे, वो वापस ले लिए गए। ठीक है। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। तो देखिए वहाँ पर गोरे काले लोगों के लिए अलग अलग कानून थे, है ना। जैसे बताया कि जहाँ गोरे लोग रहते थे वहाँ पर काले लोग नहीं जा सकते थे, अगर जाना था तो वहाँ परमिट लेके जाते थे। तो एक ऐसा कि कानून था, उस कानून को समाप्त कर दिया। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो गोरे लोगों के लिए के हित में थे और काले लोगों के विरुद्ध थे, काले लोगों के विकास के रास्ते को अवरुद्ध करते थे, वो हटा दिए गए। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रतिबंध लगा रखा था, वो प्रतिबंध हटा दिया गया। मीडिया पर प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध हटा दिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। एक बड़ा कदम गोरी सरकार को ही उठाना पड़ा, मजबूरी में उठाना पड़ा, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, विरोध बढ़ रहा था और अंग्रेजी सरकार को ये बात अब समझ में आ गई थी कि अब लंबे समय तक हम टकराव की स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी स्थिति, उनका जो संख्या थी वहाँ पर बहुत कम, 25% से भी कम थे वहाँ पर, जबकि 75% वहाँ पर काले लोग थे। तो अगर ये एकजुटता ऐसे ही बढ़ती जाती तो फिर उनको वहाँ से भागना पड़ता। तो भागने से पहले अब उन्होंने कुछ सुधार करने खुद शुरू कर दिए। नेल्सन मंडेला को भी आज़ाद कर दिया 28 वर्षों के बाद। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। 1994, इट वाज 26 अप्रैल, और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है। पहले ये देश लोकतांत्रिक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों की सरकार थी और वो सरकार लोकतांत्रिक नहीं थी क्योंकि लोगों के पास अधिकार नहीं थे। तो जहाँ से जिस सरकार में लोगों के पास अधिकार नहीं है, लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। लेकिन 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता भी खुल गया। अब वहाँ पर एक मिलीजुली सरकार बनती है। मिलीजुली सरकार का मतलब गठबंधन सरकार, जिसको भी हम गठबंधन सरकार के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्योंकि कोई एक ऐसी पार्टी थी नहीं वहाँ पर जो सत्ता सरकार बना ले। तो इसलिए जो पार्टियां उस संघर्ष में शामिल थीं या नहीं भी थीं, लेकिन वो पार्टियां काम कर रही थीं, उन्हें सबको
उस सरकार में शामिल करने के लिए एक निर्णय लिया गया। अब प्रश्न उठता है कि यह सब कैसे हुआ। आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जैसे ही वो आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उन्होंने एक भाषण दिया जो कि एक ऐतिहासिक भाषण है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह कौन कौन से, एक तो गोरे और दूसरे काले, रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत यानी कि अच्छाई पर भरोसा था, मानवता पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। बहुत बड़ी बात। उन्होंने लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। जैसे ही अविश्वास आता है, अविश्वास के आने से वैमनस्यता बढ़ती है, मन में कटुता आती है, और जब कटुता आती है तो वो टकराव में बदल जाती है, और जब टकराव होता है तो देश के टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं रह पाती है। तो लोकतंत्र तब तक ही जीवित रहता है जब तक लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे को शक की दृष्टि से ना देखें। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उद्देश्य के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म हमारे ऊपर किए थे, अब उन जुल्मों को भूल जाइए। ये नहीं कि हम उन जुल्मों को याद रखें कि इन्होंने हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक किया था और हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, नेल्सन मंडेला ने कहा कि उन जुल्मों को भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें, क्योंकि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव ए न्यू स्टार्ट नाउ। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक ऐसा दक्षिण अफ्रीका जहां पर कोई भी नस्ल भेद नहीं होगा, सभी नस्लें समान होंगी, स्त्री और पुरुष बराबर होंगे, लोकतांत्रिक मूल्य यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अर्थ है कानून का शासन, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक शासन जिसको हम कह सकते हैं, और समानता, अधिकार, स्वतंत्रता, ये सारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं। सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित एक नया अफ्रीका बनाते हैं। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। एक पार्टी कौन सी थी? अंग्रेज। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ अश्वेत लोग थे, काले लोग थे। उन्होंने कहा कि दोनों, एक तरफ तो वे लोग थे जिन्होंने हत्याएं की थी, लोगों को दबाया था, कुचला था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे थे उस जुल्म के खिलाफ। उन्होंने कहा कि नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों का साथ बैठना जरूरी है, इसलिए दोनों ही साथ साथ बैठी, दोनों जातियां, दोनों पार्टियां। क्योंकि वहाँ पर जो अंग्रेज थे 25% के अलावा अब वो लोग भी वहाँ से जा नहीं सकते थे, अब तो इसलिए वो दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा बन गए थे। लंबे समय तक वहाँ पर रहते हुए वो वहीं पर रच बस गए थे, तो उनको इतने बड़े संख्या को वहाँ से भगाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए अब उनके साथ मिलकर के ही व्यवस्था को बनाना जरूरी हो गया था। इसके साथ ही अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना लिखी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था।
इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। क्लियर? समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने कहा कोई भी दुष्ट नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, इस भाव के साथ हम काम करेंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने जो चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। तो सबकी भागीदारी पर जोर दिया गया। ठीक है, दुष्ट जो विचार है, दुष्ट जो बर्ताव था, उसको भुला दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, ठीक उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के संविधान की भी प्रस्तावना है, जो इस पुस्तक में पृष्ठ 30 पर दी हुई है। उसे हम बाद में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। वो उससे मोटिवेशन प्राप्त करते हैं कि कितना बेहतर संविधान है, लोगों को कितने व्यापक अधिकार देता है। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी दो लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण ही संभव हुआ है कि उन्होंने एक इंद्रधनुषी समाज बनाया। एक इंद्रधनुष तभी बन सकता है जब उसके अंदर कई रंग मिले हुए हों। एक रंग इंद्रधनुष को नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह से एक बेहतर समाज तभी बन सकता है जब उसमें भिन्न भिन्न समुदायों के लोग हों। तो वहाँ पर गोरे और काले तो हैं ही हैं, साथ ही वहाँ पर कुछ भारतीय भी रहते हैं, कुछ रंगीन चमड़ी वाले लोग भी रहते हैं। तो एक सर्वसमावेशी समाज की रचना वहाँ पर की जाती है। एक ऐसा समाज जो सबके लिए है, सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए है, जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। एक बार फिर हम मंडेला के शब्दों में ही बात करें और समझें। मंडेला जी कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। जो हो गया सो हो गया। अब उस क्रूरता को हम फिर से अफ्रीका में नहीं दोहराने देंगे। ठीक है, इस बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ये दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो दक्षिण अफ्रीका को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक एकजुट राष्ट्र के रूप में उसे मजबूती प्रदान करता है। इसके तहत ही हम इसमें आगे अब हम बात करेंगे और समझेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में एक अलोकतांत्रिक सरकार थी और उस अलोकतांत्रिक सरकार में अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें अधिकारों से वंचित किया गया था, उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं दिया गया था। और इसका विरोध करने के कारण वहाँ पर नेल्सन मंडेला जी को 28 वर्षों तक के लिए जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब वहाँ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे और वहाँ पर विरोध दिन प्रतिदिन बलवती होता जा रहा था, तो फिर अंग्रेजी सरकार को, गोरी सरकार को उस विरोध के सामने झुकना पड़ा और वहाँ पर एक नई व्यवस्था
बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उस नई व्यवस्था बनाने के लिए वो फिर नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, उसको कैद से रिहा कर देते हैं। और फिर दक्षिण अफ्रीका का निर्माण नेल्सन मंडेला के मार्गदर्शन में किया जाता है। और नेल्सन मंडेला एक लोकतांत्रिक समाज की रचना की नींव रखते हैं। ऐसा समाज जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें सभी नस्ल के लोग बराबर होंगे, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, स्त्री और पुरुष समान होंगे, सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे, सभी लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी। आगे वाला जो इसमें पार्ट है वह है हमें संविधान की जरूरत क्यों है। ये इस प्रश्न का उत्तर हमें ऊपर वाले वर्णन से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। संविधान की जरूरत इसलिए है ताकि समाज में टकराव ना हो, समाज के सभी वर्गों और समाज के सभी समुदायों को समान अधिकार दिए जाएं और समान अधिकार दे करके देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाए। यदि एक अच्छा संविधान देश में नहीं होगा, एक ऐसा संविधान देश में नहीं होगा जिसमें सभी लोगों के लिए अधिकार नहीं होंगे, तो फिर वो देश लंबे समय तक नहीं टिक सकता। उस देश का पतन निश्चित है, उस देश का विभाजन निश्चित है। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है, एक बहुत ही अहम प्रश्न है। और संविधान क्या करता है ना। आवश्यकता है उसके महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से। अब वो कौन से कार्य हैं जिन्हें संविधान करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण में समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ मिलकर के समान हैसियत से रहने की एक योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। गोरों को डर था कि हम तो कम संख्या में हैं यहाँ, ये जो काले लोग हैं ये ज़्यादा संख्या में हैं, ये हमारे अधिकारों को शायद हमें ना दें क्योंकि हमने भी इन्हें लंबे समय तक अधिकारों से वंचित रखा हुआ है, ये डर था उनको। और अंग्रेज़ों और काले लोगों को डर ये था कि शायद ये जो है हमें अधिकार ना दें ये गोरे लोग, और शायद ये ड्रामा कर रहे हैं, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल था। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक श्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकार की चिंता थी, क्योंकि वहाँ पर जो देखिए ये पहला ऐसा देश हम देख रहे हैं कि जहाँ पर अल्पसंख्यक जो है वो प्रभुत्वशाली था, उसका वर्चस्व था, और जो बहुसंख्यक थे वहाँ पर वो गुलामी की स्थिति में थे, वो दास के रूप में जीवन जीते थे और अधिकारों से संसाधनों से वंचित थे। जबकि होता यह है कि जहाँ जो बहुसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यकों को दबाते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लेकिन वहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लंबे समय तक चली इस बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपना देते हैं और फिर एक ऐसा नया संविधान बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो समावेशी होगा, जिसमें सभी जो वर्ग के लोग हैं उनकी समान स्थिति होगी, समान हैसियत होगी। तो ये सारी रस्साकसी चलती रहती है वहाँ पर। और जब नया संविधान बनता है तो ये नया संविधान इन सबको यह एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर पी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में से तोड़ा नहीं जाएगा। प्रश्न ये भी था। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिख लिया जाए, उनकी लिखत पढ़त कर ली जाए कि जो भी समझौता हुआ, संविधान एक तरह से समझौता ही तो है जिसमें सभी नागरिकों के अधिकार लिख दिए जाते हैं। अगर संविधान लिखित है तो
संविधान दो तरह का होता है, लिखित और अलिखित। लेकिन जो लिखित संविधान है वो ज़्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि वो आईने की तरह, शीशे की तरह साफ होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो एक लिखित संविधान की आवश्यकता महसूस हुई अफ्रीका में, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रही। इसके साथ ही भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। तो देखिए, जो संविधान है उसकी आवश्यकता क्यों है? उसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, और लोगों का भरोसा तब बनेगा जब नियमों को और जो भी समझौते हुए हैं उन्हें लिख लिया जाता है, उनकी लिखत पढ़त कर ली जाती है, तो फिर सभी लोग उस समझौते को मानने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा जो इसकी ज़रूरत को स्पष्ट करता है वह है शासकों का चुनाव कैसे होगा। तो संविधान शासकों के चुनाव की विधि भी बताता है कि जो आने वाले शासक हैं उनका चुनाव कैसे होगा। हाउ विल बी द रूलर्स इलेक्टेड, हाउ विल बी आवर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, कैसे उनका हम चुनाव करेंगे। तो इसलिए संविधान महत्वपूर्ण है। इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं, सब कुछ लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में सब कुछ स्पष्ट है कि यहाँ पर चुनाव होते हैं, उस चुनाव कराने के लिए यहाँ पर एक चुनाव आयोग है, और जो समय समय पर देश में महत्वपूर्ण चुनाव कराता है। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित संविधान में मौजूद होता है कि उसकी बाउंड्रीज तय कर दी जाती हैं सरकार की। ये सरकार कर सकती है, ये सरकार के लिए डूज हैं, ये डॉन्ट्स हैं। सरकार की सीमाएं खींच दी जाती। तो संविधान सरकार की सीमाएं खींचता है, ठीक है। नागरिकों के अधिकारों को भी तय करता है और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बताता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग, चुने हुए लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से न बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत भी हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी इसकी उपेक्षा नहीं करेगा, कोई भी इनका अपमान नहीं करेगा। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम संविधान कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि संविधान किसे कहते हैं? तो देश के शासन को चलाने के लिए कुछ जरूरी बुनियादी नियमों को संविधान कहा जाता है। अब वो नियम लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतर लिखित होते हैं। भारत का संविधान लिखित है, अफ्रीका का संविधान लिखित है। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में यह अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उन्हें रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले लोगों जितने कटुतापूर्ण नहीं रहे हों उनके आपसी संबंध, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क तो रहता ही है। लोगों की सोच अलग अलग होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देश ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। तो इस सब वजह से संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक प्रश्न उठ रहा था कि संविधान किसे कहते हैं, उसका स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून होता है, उससे ऊपर कोई भी कानून नहीं होता। सभी कानून उसी के दायरे में रहकर बनाए जाते हैं, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और बाकी दूसरे जो कानून हैं उसी संविधान के दायरे में रहकर बनाए जाते हैं,
ठीक है। इसके साथ ही संविधान का काम है नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को तय करना। संविधान अनेक काम करता है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। तो अब इन जो निम्नलिखित कार्य हैं, इन कार्यों को आप लिख सकते हैं कि संविधान के कार्य निम्नलिखित हैं या संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों की वजह से है। ठीक है। नंबर 1, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग को विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये संविधान में लिखा होता है। हर एक आदमी फैसला थोड़ी लेगा, फैसले तो कुछ लोग ही करते हैं जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वही तो फैसला लेते हैं लोकतंत्र में। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करते हैं कि सरकार की सीमा जितनी है, सरकार ये काम कर सकती है, इससे आगे नहीं कर सकती। हमें संविधान बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त नंबर 4, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की उम्मीदें क्या हैं, तो वो भी संविधान में लिखी जाती हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं होती हैं। इसी तरह से संविधान सरकार का ढांचा भी तय करते हैं कि सरकार का कैसे निर्माण होगा, सरकार कैसे काम करेगी, ये सरकार का ढांचा जो है उसको भी तय करते हैं। इन सब कारणों से संविधान की आवश्यकता होती है और इन्हीं सब कार्यों को संविधान करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये जरूरी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भाई क्या संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है? ऐसा कतई नहीं है कि संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है। संविधान तो प्रत्येक देश में पाया जाता है, प्रत्येक शासन प्रणाली में पाया जाता है, चाहे वो शासन प्रणाली राजतंत्र हो, सैनिक तंत्र हो या फिर तानाशाही व्यवस्था ही क्यों ना हो। क्योंकि संविधान का अर्थ है नियमों, बुनियादी नियमों का ढांचा या बुनियादी सिद्धांतों या कानूनों का समूह जिनके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। तो जो तानाशाही शासन व्यवस्था है वो भी तो कुछ नियमों से चलता है ना। तो संविधान तो प्रत्येक तरह के देश में पाया जाता है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। देखो, ब्रिटेन के अधीन अमेरिका भी रहा है और अमेरिका 1774 में 76 में आज़ाद हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने भी एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और 1789 में वहाँ एक नया संविधान बनाया जाता है। ठीक है। और वह संविधान लोकतांत्रिक होता है और उस संविधान में लोगों के अधिकार होते हैं, लोगों के लिए स्वतंत्रता और समानता की व्यवस्था की जाती है, सरकार की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, सरकार की शक्तियां और सरकार के कर्तव्य बताए जाते हैं। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। तो जहाँ भी लोकतांत्रिक देश होगा वहाँ तो ये जरूरी है, एक चलन बन गया, एक परंपरा बन गई है कि वहाँ का संविधान लिखित ही होगा। तो ये था संविधान से जुड़े हुए इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके 2 खंड हैं, जो एक दक्षिण अफ्रीका को प्रस्तुत करता है और दूसरा खंड भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में बताता है। तो इस वीडियो में बस हम यहीं तक बात करेंगे और भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के संविधान बनाने की कहानी आपको बताई गई है। संविधान क्या होता है, संविधान
कैसे कार्य करता है, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। ये यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। आपको आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।